Basically, what I'm going to try and do is to give you sort of a quick glimpse of the Vikalp Sangam process in the last 10 years. हम सबको मालूम है कि संकट पूरी दुनिया भर जो है काफ़ी संकटग्रस्त है। भारत में जिस तरह का संकट हम सबको मालूम है, उसी तरह से पूरी दुनिया का संकट है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का हो, चाहे वो जैव विविधता का विनाश हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े का हो, युद्ध का हो, जो आजकल देश भर में दुनिया भर में कई जगह पे युद्ध भी चालू हैं, चाहे वो असमानता का हो, इतनी भारी असमानता आजकल दुनिया भर में है, वो शायद मनुष्य के इतिहास में कभी भी नहीं हो रही है। भारत का भी यही हाल है। तो इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे संकट हैं, वो हम सबको मालूम है इसके बारे में। उसके संदर्भ में दो तरह के हमको विकल्प दिखते हैं। एक तो जहाँ पे लोग संघर्ष कर रहे हैं कि जो गलत तरीके की परियोजनाएं, जो विनाशकारी परियोजनाएं आ रही हैं, या जो जिस पितृवाद या जिस जातिवाद वगैरह के खिलाफ जो लड़ाई या संघर्ष हैं, वो एक तरह का विकल्प है। ये चित्र जो है करीब 40 साल पहले का है। इंद्रावती नदी पे दो बड़े बांध बनने जा रहे थे। उन बांधों को रोकने के लिए वहाँ के 300 आदिवासी गाँव ने अपना संघर्ष रचा और उन दोनों बांधों को रोका, क्योंकि उससे 300 गांव जो है वो विस्थापित होते, पूरा जंगल डूब जाता वगैरह, तो उसके खिलाफ। तो एक प्रकार से जब ये आंदोलन जब हुआ, तो उन्होंने ये भी कहा कि ना हम इस विस्थापन को नहीं मानते हैं, लेकिन ये भी कहा कि इस प्रकार के विकास डेवलपमेंट को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद कुछ और ही है। उसमें कुछ ही लोग अमीर होते हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, बहुत सारे लोगों को घाटा होता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो नदी है, आपको लगता है कि बांध बना के इसका पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, लेकिन हमारे लिए ये नदी जो है अपनी माँ है। तो अपनी माँ को हम इस तरह से बंधन में देखना नहीं चाहते। तो एक प्रकार से ये जो संघर्ष की आंदोलन है, वो भी एक विकल्प दिखाते हैं। लेकिन दूसरी प्रकार का विकल्प जो है वो है जहाँ पे लोगों की अभी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, चाहे वो भोजन की हो, पानी की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, आवास की हो। तो इस प्रकार की ज़रूरतें पूरे करने के लिए जो अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं भारत भर में, कई हज़ार इस प्रकार के छोटे बड़े जो है प्रयोग चल रहे हैं, चाहे वो पारंपरिक गतिविधियां जो अभी भी अच्छी हैं या मायने रखती हैं, उनको चालू रखना है, या नई प्रकार से भी जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक नीड्स जो हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनको हम कैसे मिलें। 2014 में विकल्प संगम जो है वो मंच बना, और उसका उद्देश्य ये खासकर ये भी था कि जो अलग अलग मुद्दों पे लोग काम कर रहे हैं, कोई कृषि पे कर रहा है, खाने पे कर रहा है, कोई शिक्षा पे कर रहे हैं, कोई स्वास्थ्य पे कर रहे हैं, कोई आजीविका पे कर रहे हैं, कोई शहरों पे कर रहे हैं, कोई गाँव पे कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है कई बार आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं या एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, तो उनको कैसे जोड़ना पूरे भारत भर में। और उसमें 5 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य है डॉक्यूमेंटेशन, माने कि दस्तावेजीकरण, की जहाँ पे भी इस प्रकार के बढ़िया काम चल रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं उसके बारे में। वो खुद जो लोग कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि उसका डॉक्यूमेंटेशन कर पाएँ, दस्तावेजीकरण, उसका केस स्टडी कर पाएँ। हो सकता है बाहर से कोई आगे कर पाएँ, या बाहर से कोई आके वहीं के किसी साथी को सिखा पाएँ कि आप खुद का कैसे डॉक्यूमेंटेशन करें। तो एक सबसे पहला ये है, जिसमें से हमें समझ भी बढ़ेगी कि इस अलग अलग प्रकार के प्रयोग जो हैं वो कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। दूसरा, फिर इस तरह से अगर जो एक बार डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, आर्टिकल लिखा जाए, फिल्म बनाई जाए, पॉडकास्ट हो, उसको फिर और लोगों तक पहुँचाना, पूरी जनता को पहुँचाना जिस हद तक हो सके, और ख़ासकर युवाओं को, खासकर कॉलेज स्कूल वगैरह में भी जो है पहुँचाने की कोशिश। तो वो एक दूसरा बहुत बड़ा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य है इस तरह से मिलना, कि एक दूसरे के साथ जुड़ के हम और आगे अपना काम कैसे ले जा सकते हैं, जोड़ के और व्यापक कैसे काम कर सकते हैं, अपने काम को कैसे सशक्त कर सकते हैं, दूसरे को कैसे मदद करके उनके काम को और ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। तो कोलैबोरेशन वगैरह जो है एक साथ जुड़ के क्या हम कर सकते हैं। चौथा है कि हम सबके सपने होते हैं, हमारे संगठन के सपने होंगे, हमारे खुद के व्यक्तिगत सपने होंगे, लेकिन साथ मिलके क्या एक हम सामूहिक सपना ले सकते हैं कि भारत कैसा हो, या देश कैसा हो, या इंडिया कैसा हो, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारे नेपाल से भी आए हैं साथी, तो पूरे हम इस सब कॉन्टिनेंट को भी ले लेते हैं। तो हम क्या दृश्य देखना चाहते हैं, अभी जो दिक्कतें और संकट हैं उससे उभर के अगर आते हैं, तो किस प्रकार का हम इस पूरे रीजन को हम किस प्रकार से देखना चाहते हैं। तो ये जो विजनिंग एक्सरसाइज है, तो विजनिंग इसमें मैं फिर वापस आऊँगा। और 5वां है इन सबको लेते हुए
एडवोकेसी, मतलब सरकार को कहना कि हम इस प्रकार की नीति नहीं लेकिन इस प्रकार की नीति चाहते हैं। अपने आपस में भी बात करना कि हम किस प्रकार से और आगे बढ़ें। तो एडवोकेसी के लिए केवल सरकार के लिए नहीं, अपने लिए भी है। और सरकार भी अलग अलग स्तर पे, पंचायत हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट के लोग हो सकते हैं, राज्य सरकार हो सकती है, राष्ट्रीय हो सकती है, लेकिन आपस में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, हमारे गैर सरकारी संगठन हैं उनमें भी, और या आंदोलन है उनमें भी किस प्रकार से हम लोग इस बात को फैलाएं। एक फ्रेमवर्क नोट जो है 2014 में शुरू किया था, और वो काफ़ी सारे संगम में चर्चा होते होते अभी उसका 7वां अवतार हमारे पास है। इसकी ज़रूरत इसलिए हमें लगी क्योंकि आजकल तो है, सभी लोग बोल रहे हैं कि हम इकोलॉजिकली फ्रेंडली हैं, हम भी पर्यावरण का ध्यान देखते हैं। सब बड़ी बड़ी कंपनियां भी बोलती हैं कि नहीं देखिए हम भी पर्यावरण का ध्यान दे रहे हैं, सरकार भी बोलती है, हम NGO भी बोलते हैं। तो असल में विकल्प किसे कहेंगे, वो सवाल हमारे लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण था। 2014 में शुरुआत हुई तो ये उसमें सबसे पहला है। दूसरा है कि इनमें क्या मूल्य, क्या प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम देखते हैं इन विकल्पों में। तीसरा कि अलग अलग सत्रों में, शहरीकरण में, ट्रांसपोर्टेशन में, खेती में, शिक्षा में वगैरह जो है विकल्प हम किस प्रकार का देखना चाहेंगे और क्या चल रहा है। और फिर उसमें चौथा है कि हम किस रणनीति से या किन रास्तों से उस तरह की जो हम विकल्प चाहते हैं उस तरफ और आगे बढ़ पाएँ। और आखिर में कुछ ऐसे सवाल हैं आगे करने के लिए, हम खुद के बहुत सारे सवाल, सबके पास, किसी के पास सारे जवाब नहीं है, तो एक दूसरे को हम सवाल भी पूछें कि और आगे करने के लिए क्या ज़रूरत है। तो ये एक विकल्प क्या है, इसको करने के लिए हम लोगों ने कुछ साल पहले ये एक बदलाव का फूल, फ्लावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसा एक ढांचा शुरू किया, जिसमें हमें लगा कि देखते हैं कि लोकतांत्रिक स्तर पे, पॉलिटिकल राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक और ज्ञान के स्तर पे, और पर्यावरण के स्तर पे, इन पांचों आयामों में अगर इसको हम 5 पंखुड़ियाँ माने, पेटल्स माने, तो क्या क्या बदलाव ऑलरेडी हो रहे हैं और आगे किस प्रकार के बदलाव हम चाहते हैं, और इनमें आपस में संबंध क्या है। ये अलग अलग नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग है, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो वो भी किस प्रकार से हम देखें। और जल्दी से मैं संक्षिप्त में आपको अगर एक एक का दिखाऊं तो एक तो ये है कि कई जगह पे आंदोलन चल रहे हैं या मांग चल रही है कि लोकतंत्र तो वही है जिसमें कि लोग तय करें, ना कि जिनको हम चुनते हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तय करें। सबसे पहले तो हम अपने गांव या अपने शहर के कस्बे में ही निर्णय करने वाले हों। ये एक मूलभूत परिभाषा लोकतंत्र का आता है। और उसके साथ में फिर सरकारें जो बनती हैं तो उन सरकारों को किस तरह से जवाबदेही बनाएं, उनको पारदर्शी कैसे बनाएं। तो ये आगे उसमें एक दूसरा स्तर आ जाता है। और फिर तीसरा स्तर आ जाता है कि अगर हम इस प्रकार का सोचते भी हैं तो क्या जिन बाउंड्रीज, जो राजनीतिक बाउंड्रीज जो आ चुकी हैं, जो हमने की हैं, चाहे वो भारत के अंदर हो, चाहे वो भारत और नेपाल के बीच में हो, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान के बीच में हो, उससे जो प्रकृति का विनाश हो रहा है, मतलब एक नदी को हमने 3 देशों में बांट दिया है या 4 राज्यों में बांट दिया है। तो एक राज्य जो है बांध बना देता है, फिर जैसे हमारा क्लासिक अपना केरल और तमिलनाडु का जो बहुत दशकों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कावेरी पे, तो इसको ऐसे ना देखते हुए क्या हम अपनी निर्णय प्रक्रिया को थोड़ा सा प्रकृति और संस्कृति को साथ जोड़ते हुए, जिसे अंग्रेजी में बायोरिजिनलिज्म कहते हैं, जैव क्षेत्रीयता बोल सकते हैं, बहुत मुश्किल शब्द है, तो वो हम कम से कम एज एन इमेजिनेशन क्या हम सोचते हैं जिसमें फिर शांति बनाने की, जो झगड़ा चल रहा है आजकल देशों के बीच में, उसको उसकी बताया शांति की कैसे बढ़ाई जा सके, तो ये भी उसमें आ जाता है। दूसरी पंखुड़ी है इकोनॉमिक्स की, आर्थिक नीति की। उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, खासकर एक तो ये है कि जो अंग्रेजी का शब्द इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी है, उसका ओरिजिनल मीनिंग ऑइकोस है। एक ग्रीस से एक शब्द है ऑइकोस। ऑइकोस माने घर, होम। तो इकोनॉमिक्स को इकोलॉजी से अलग करना, इकोनॉमिक्स का मतलब है घर का संभालना, घर को संभालना। इकोलॉजी का मतलब है घर को समझना। अभी तक आप में से किसी ने भी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो कभी उसमें इकोलॉजी था क्या?
इसका मतलब घर को समझे बिना आप उसका मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। इसीलिए आज की जो दुर्दशा हम देख रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें कि इकोलॉजी है ही नहीं। असल में इकोनॉमी जो है इकोलॉजी के अंदर होना चाहिए। मनुष्य जो भी कर रहा है हमारे एक प्राकृतिक पर्यावरणीय जो भी हमारा संदर्भ है उसके अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्थनीति भी बदले। उसके साथ में ये कि बजाय ये कि हम अपने पानी भोजन वगैरह के लिए किसी को 2000 किलोमीटर दूर से हमारी निर्भरता हो, उसके बजाय क्या हम एक लोकल जगह पे कम से कम अपनी मूल जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं क्या? पानी का हो, यहाँ पे मुझे याद है कुनेरा के दोस्त आए हैं, भारती बहन, गरवा बहन, सुरेश भाई नहीं आए। पास में ही गांव है कुनरिया। तो सुरेश भाई शांगा जो जब सरपंच थे उन्होंने मुझसे ये कहा था कि क्यों हम हर साल 50 लाख रुपया खर्च रहे हैं एक गांव में, बाहर से अपने जूते खरीदने, बाहर से अपनी चप्पल खरीदने, बाहर से अपने अगरबत्ती खरीदने, सब कुछ जब गांव में बन सकता है ये सारा। पानी बाहर से क्यों आए, भोजन बाहर से क्यों आए, क्यों नहीं 20 गांव एक साथ मिलकर ये सारा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार का जो स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन जिसे बोलते हैं, वो भी इसमें आ जाता है, जिसमें कि स्वावलंबन की तरफ बढ़ने की बात आती है। तीसरा है कि चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो कारीगर का हथकरघा है, कुछ भी है, वो क्यों किसी पूंजीवादी के हाथ में है या सरकार के हाथ में? हमारे हाथ में क्यों? जो काम करने वाले हैं उनके हाथ में काम करने वाले औजार, ज़मीन, जंगल, पानी, वो हमारे हाथों में ही होना चाहिए। सामुदायिक उसमें कंट्रोल हो। फिर आ जाता है कि खैर ये काफ़ी लंबी चारी बातें हैं, लेकिन जैसे आजकल हम सब को आदत पड़ गई है कि 5 दिन काम करेंगे, 2 दिन छुट्टी। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करेंगे, 4 बजे सोचने लगेंगे अरे 5 बजे छुट्टी होने वाली है, चलो जल्दी से घर जाऊँ और अपने मज़े करूँ और जो भी नेटफ्लिक्स देखूँ या जो भी है। इसका एक कारण यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को शायद अपना काम अच्छा लग रहा हो, लेकिन ज़्यादातर जनता जो काम करने वाली है उनके लिए खासकर औद्योगिकरण में की वजह से एक बहुत बोरिंग काम हो चुका है। इसकी वजह से एक पाश्चात्य वेस्टर्न तरीके से जो है आया है 5 दिन का काम 2 दिन छुट्टी, 10 से 5 का काम। वो पहले तो कभी नहीं था। यहाँ पे जो भी किसान हैं, मछुआरे हैं, क्या हम आप लोग ये करते हैं कि 10 से 5 काम करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, या सैटरडे संडे काम नहीं करेंगे? तो ये जिसको अपना काम और आराम साथ कैसे मिला पाए, जिसमें काम में भी ऐसा मजा है कि कभी भी करें और कभी और कुछ करना है तो करें, ड्राइंग करें, कभी गाना गाना है तो गाना करें। ये क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा एकदम फूट क्यों पड़ चुकी है, दीवार पड़ चुकी है काम और मजे में। और फिर आखिर में आ जाता है इसमें कि प्राइवेटाइजेशन। आजकल मेरे ख्याल से 1991 के बाद जो एक भारत का एक वैश्वीकरण का जो दौर चला, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्राइवेट हो चुकी हैं। गुजरात में देखेंगे कितनी ज़मीन प्राइवेट हो चुकी है, कितने जंगल प्राइवेट हो चुके हैं, पानी प्राइवेट होने की बात हो रही है, तो रेलवेज़ को भी प्राइवेट बनाने की बात चल रही है। तो जो कॉमन होना चाहिए, जो आम जनता का होना चाहिए, उसका जो एक निजीकरण हो रहा है उसको बदलना भी इसमें ज़रूरी है। तीसरा पहलू है समानता और न्याय, जिसमें कि चाहे वो वर्ग के हिसाब से हो, लिंग के हिसाब से हो, जिसे बोलते हैं एबिलिटी और डिसेबिलिटी, जिसको हम कभी कभी विकलांग बोलते हैं। हमारे बहुत प्यारे साथी राजीव नहीं आ पाए किसी वजह से, लेकिन वो आते तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बोल पाते कि वो कहते सभी लोग विकलांग हैं और सभी लोग केपेबल हैं, तो हमको क्यों आप अलग देखते हैं। तो इस प्रकार से जो असमानताएँ हैं, जो लोगों को दूर रखने की बात है, गरीबी का हो, जातिवाद का हो, उसके खिलाफ की लड़ाई, समानता की तरफ लड़ाई, सबको एक समानता से देखने की लड़ाई जो है, वो भी एक तीसरा पहलू इसमें है। चौथा है पहलू संस्कृति और ज्ञान का। पिछले 200 साल से जो एक हमारा ब्रिटिश सरकार आई और एक पूरे दुनिया भर में चली कि जो ज्ञान जिसको हमें आदर करना है, वो केवल पाश्चात्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी है। हमारे खुद की जो पूरी ज्ञान की परिपाया थे, हज़ारों साल की ज्ञान की परंपरा है, उनको एकदम पीछे कर दिया गया और अभी भी यही चलता है। तो चाहे वो स्वास्थ्य के मुद्दे पे हो, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो उद्योग में हो, हमारी खुद की पारंपरिक ज्ञान प्रक्रियाएँ बहुत सारी हैं और हमारी खुद की भाषा तत्व हैं। यहाँ पे इसी तंबू में लगभग 25-30 भाषाएँ शायद होंगी, कम से कम, शायद ज़्यादा ही होंगी। भारत भर में देखें तो लगभग 800 भाषा है। तो ये जो एक सांस्कृतिक विविधता
जो हमारा धरोहर है और ज्ञान की विविधता का जो धरोहर है उसको मिटाने की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसके बदले में उसको हम वापस कैसे लाएं, उसको हम कैसे स्कूलों में लाएं, अपने भाषाओं में लाएं, अपनी मीटिंग्स में लाएं, ये भी बहुत इसमें ज़रूरी आ जाता है। और इसी के साथ में क्योंकि धर्म के नाम पे भी आजकल बहुत हो रहा है, तो धार्मिक की जो विविधता हमारे भारत में इतनी बड़ी है उसको भी कैसे हम आगे बढ़ाएं। और मीडिया और आर्ट्स, आप लोग सब सोशल मीडिया ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते होंगे, सो कॉल्ड सोशल मीडिया। मुझे मन नहीं मालूम कि उसका नाम सोशल मीडिया क्यों है, एंटी सोशल मीडिया होना चाहिए, लेकिन उसका कंट्रोल जो है हमारे हाथ में नहीं है, वो चाहे वो इलॉन मस्क के हाथ में या किसी और के हाथ में। तो मीडिया को भी हम वापस अपने हाथों में कैसे लाएं, जनता के हाथों में वापस कैसे लाएं, उसकी भी काफ़ी सारी प्रयोग चल रहे हैं, गतिविधियाँ चल रही हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति और ज्ञान के मुद्दे, और आखिर में है प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता। ये भी पिछले 200 साल में हो चुका है कि हम अपने आप को प्रकृति से अलग मानते हैं। यहाँ पे खासकर जो मछुआरे, किसान, आदिवासी बैठे हैं वो तो अभी भी अपने को प्रकृति के अंदर ही मानते हैं जो, लेकिन हम जैसे शहर में जिनकी शिक्षा हो चुकी है, ऊंची वाली शिक्षा हो चुकी है, हम मानते हैं अपने आप को प्रकृति के बाहर। वापस हम प्रकृति के अंदर अपने आप को कैसे देखें, और बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उनको जो हम हक मांगते हैं अपने बारे में, उनका भी उसी तरह हक क्यों नहीं माने। इस फूल के बीच में, फ्लावर के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हमारे मूल्य। मूल्य काफ़ी हैं, मैं पूरी लिस्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। उसमें हिंदी में अगर थोड़ा सा 2-3 का बताऊँ तो जैसे कि विविधता के बारे में बात की, आत्मनिर्भरता के बारे में बात की, फिर कोऑपरेशन, माने स्कूलों में हम सबको सिखाया जाता है कि स्पर्धा सबसे बड़ी बात है, आप फर्स्ट आएँ बाकी सब फेल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बजाय क्या स्कूल में सिखाया जा सकता है कि आप अगर थोड़े से ज़्यादा पढ़ पाते हैं, बाकी 5 बच्चों को आपकी मदद कीजिए ताकि सब लोग ऊपर बढ़ें, आगे बढ़ पाएँ। एक कोऑपरेशन से हम आगे कैसे बढ़ पाएँ, तो ये एक बात आ जाती है। फिर जैसे कि राइट्स ऑफ नेचर, हम मानव अधिकार की बात करते हैं लेकिन प्रकृति के अधिकारों के बारे में बात नहीं करते हैं, तो वो भी सुना जाता है। इस प्रकार के काफ़ी मूल्य हैं जो अहिंसा का मूल्य है, लेबर की जो हाथ से काम करते हैं उनकी आमदनी जो मन से काम, दिमाग से काम करते हैं उससे कम क्यों? जो किसान अपना खाना, जिस खाने को मैं खा रहा हूँ वो उगा रहा है और मैं उसके बारे में लिखूँ, मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा बजाय उसको, ऐसा क्यों? फिजिकल लेबर को उतनी ही मान्यता क्यों नहीं है जितनी की मेंटल? I am Franco from Kanyakumari. From credit, in the People's Manifesto we have discussed about credit. So that aspect was also missing in this program. फ्रैंको तमिलनाडु से हैं और इनके साथी भी आए हैं मल्लार, जो बहुत बड़ा एक विमेंस कोऑपरेटिव है। उनका कहना है कि हाँ, क्रेडिट और बैंकिंग सिस्टम जिसके बारे में इनका काफ़ी काम है, और ये CFA से मालूम वगैरह वो भी काफ़ी कुछ जो फाइनेंशियल सिस्टम जो पूरा है, आर्थिक जो सिस्टम है उसके बारे में काफ़ी काम करते हैं। वो शायद कुछ छूट गया था, उसकी बात मैनिफेस्टो में है लेकिन उसकी बात यहाँ से प्रेजेंटेशन में छूट गया, तो बहुत ज़रूरी है।